हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह। यहाँ से देखिए आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न कैसा आता है? देखिए प्रश्न आएगा कि किन्हीं चार विराम चिन्हों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, या कहेगा किसी एक विराम चिन्ह का नाम दे देगा और उसको परिभाषित आपको करना होगा, यानी उसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी उदाहरण सहित। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए 100% आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आएगा जरूर। ठीक है, आप चाहे कोई भी मॉडल पेपर पुराना उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, हर बार एक प्रश्न यहाँ से पूछा ज़रूर जाता है। देखिए हिंदी में अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली, तो सोच लीजिए कि आपके 22 से 24 तक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स हम नहीं कह सकते क्योंकि देखिए हिंदी में नंबर भी कटते हैं। हाँ, आप देखिए मैथ में फुल मार्क्स ला सकते हैं। मैथ में आप जैसे 25 का पूर्णांक होता है, तो 25 में आप 25 ला सकते हैं। कुछ लोग तो हर सब्जेक्ट में 25 दिलवा रहे हैं। हम तो ये देखकर काफ़ी हमें हँसी आती है। देखिए हिंदी हो गई, संस्कृत है, कंप्यूटर है, मतलब ये जो सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप फुल मार्क्स ले आएँगे क्योंकि इसमें नंबर भी कटते हैं, ठीक है? बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। हाँ, मैथ में कह सकते हैं कि आप 25 में 25 ला सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि कल क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि देखिए हमारे कोल्ड हो गया था। इस वजह से देखिए बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा क्योंकि थोड़ी आवाज़ अब चेंज हो गई है मेरी। वैसे भी मेरी वॉइस जो है इतनी अच्छी है नहीं। आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। विराम चिन्ह ऐसे संकेत या चिन्ह होते हैं जो लिखते समय विचारों में ठहराव, रुकावट, जोर या अलगाव को स्पष्ट करते हैं। जैसे बोलते समय हम रुक-रुक कर बोलते हैं, वैसे ही लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग कर स्पष्टता लाई जाती है। ठीक है? तो ये तो रहा विराम चिन्ह का अर्थ। अब चलिए हम समझते हैं कि कौन-कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह, तो देखिए सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम देखिए कैसे लगाया जाता है, ठीक है? जब किसी वाक्य का भाव या विचार समाप्त हो जाता है, यानी जब किसी वाक्य का भाव या विचार समाप्त हो जाता है, तो उस वाक्य के अंत में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है? ये तो हुई परिभाषा। देखिए इसका उदाहरण, राम स्कूल जाता है, तो ये देखिए जाता है के बाद ये जो लगा है, इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। वह बहुत ईमानदार लड़का है, ठीक है? ये यानी पूरा वाक्य खत्म हो रहा है, तो लास्ट में क्या लगा है? विराम चिन्ह, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। अब चलिए अगला समझते हैं, अल्प विराम क्या होता है? तो देखिए अल्प विराम, तो देखिए परिभाषा समझिए, जब किसी वाक्य में थोड़ी देर रुकने या एक ही वाक्य में कई बातें बताने की आवश्यकता होती है, तब उनके बीच जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। ठीक है? तो उदाहरण देखिए, मोहन अल्प विराम, सोहन अल्प विराम, राम और श्याम स्कूल गए। ठीक है? अगर तुम चाहो अल्प विराम, तो हम कल चल सकते हैं। ठीक है? चलिए अगला समझते हैं। अगला है देखिए अर्धविराम। जब एक ही वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र विचार जुड़े होते हैं और उन्हें पूरी तरह अलग किए बिना थोड़ा अधिक ठहराव के साथ व्यक्त करना हो, तो उनके बीच जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे अर्धविराम कहते हैं। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? अर्धविराम। तो देखिए इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाली तो बात है नहीं क्योंकि बहुत हिंदी है, वैसे भी इतनी ईज़ी है। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान लगाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा समझ लेंगे हिंदी को, तो सोच लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छे आएँगे हिंदी में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो उदाहरण देखिए, सूरज उग चुका था, फिर देखिए क्या लगा है? अर्धविराम, पक्षी चहचहाने लगे थे, ठीक है? उसने काफ़ी प्रयास किया, अर्धविराम, फिर भी असफल रहा। यानी इसमें देखिए थोड़ा ठहराव चाहिए, यानी उसने काफ़ी प्रयास किया, थोड़ा ठहराव किया, यानी इसमें जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे उसने काफ़ी प्रयास किया, फिर भी सफल रहा, ठीक है? तो चलिए उदाहरण समझिए, सूरज उग चुका था, ठीक है? सूरज उग चुका था, अर्धविराम लगा बीच में, पक्षी चहचहाने लगे थे। उसने काफ़ी प्रयास किया, फिर भी असफल रहा, ठीक है? चलिए अगला हम समझते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से कोई बात कही जाती है, तो उसके अंत में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है? उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये जो लास्ट में लगा है, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आज बारिश होगी? ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा नाम क्या है? ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
और देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है? यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी एक प्रश्नवाचक कैसा होगा जो क्या से स्टार्ट होगा, यानी जैसे दूसरा सेंटेंस है यानी दूसरा वाक्य है, क्या आज बारिश होगी? तो ये देखिए क्या से स्टार्ट है। और एक ऐसा होता है देखिए दूसरा वाला जिसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, ठीक है? वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो देखिए जो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे कब है, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो देखिए, ये पहला वाला देखिए उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो देखिए बीच में आया है, ये वाक्य के कहाँ आया है? बीच में आया है। तो ये दूसरा टाइप है, ठीक है? फर्स्ट टाइप क्या होता है? जो क्या से स्टार्ट होते हैं और सेकंड टाइप टाइप क्या होता है? जिसमें देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। चलिए अब आगे हम समझते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह। तो देखिए पहले चिन्ह को समझिए, इस प्रकार अगर लगा है तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह। जब किसी वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध, घृणा, दुख, पीड़ा, भय या अन्य किसी भाव को प्रकट किया जाता है, तो वाक्य के अंत में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, उसे विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। चलिए उदाहरण समझिए, अरे! तुम यहाँ कैसे आ गई? तो देखिए अरे! और इसके बाद ये लगा है क्या? विस्मयबोधक चिन्ह। फिर देखिए वाह! तुमने कमाल कर दिया। ओह! मुझे बहुत दुःख हुआ। ठीक है? ये कौन-सा चिन्ह है? विस्मयबोधक चिन्ह। चलिए अगला समझते हैं। तो चलिए अगला है उद्धरण चिन्ह या इसे हम कहते हैं अवतरण चिन्ह। ठीक है? तो ये 2 टाइप के होते हैं। देखिए, एक इस प्रकार अगर लगा है, ठीक है? इस प्रकार अगर 2 लगे हैं, तो इसे हम दोहरे अवतरण चिन्ह कहते हैं। अगर सिंगल लगा है, ठीक है? इस प्रकार अगर यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार सिंगल लगा है, तो उसे हम कहते हैं इकहरे अवतरण चिन्ह। तो देखिए अवतरण या उद्धरण किसी के शब्दों, कथन, संवाद या विशेष वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? देखिए पहला समझते हैं दोहरे अवतरण चिन्ह। लेखन या वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे शिक्षक ने कहा, ठीक है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखिए, ये दोहरे अवतरण चिन्ह ये एक शुरुआत में लगाया गया है और एक लास्ट में। ये देखिए जब इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ जब नैरेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनका देखिए काफ़ी यूज़ होता है। फिर दूसरा है इकहरे अवतरण चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कवि लेखक का उपनाम, पाठकों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि का नाम लिखने में होता है। ठीक है? तो जैसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला जो है इनका उपनाम है, तो इसको देखिए हम इकहरे अवतरण चिन्ह में बंद करेंगे। ठीक है? फिर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल ग्रंथ यानी जो परिमल है, इसको भी हम इकहरे अवतरण चिन्ह में रखते हैं। ठीक है? चलिए अब अगला समझते हैं। अब हम समझते हैं कोष्ठक के बारे में। किसी अतिरिक्त या स्पष्ट जानकारी को दिखाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी वाक्य के प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जा सकता है। जैसे भरत यानी भरत दशरथ के पुत्र बड़े तपस्वी थे। तो ये देखिए यहाँ लिखा गया है दशरथ के पुत्र यानी अलग से जानकारी दी गई है। तो इसको क्या किया गया है? कोष्ठक के अंदर रखा गया है। जैसे आप देखिए क्वेश्चन जब कोई लिखा जाता है, उसके नीचे जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे जब संख्याएँ लिखी जाती हैं, तो इनको भी देखिए कोष्ठक के अंदर बंद किया जाता है। ये क्या है? इनको कोष्ठक के अंदर क्या कर दिया जाता है? बंद किया जाता है, जिससे कि स्पष्ट जानकारी को दिखाया जा सके। चलिए अगला समझते हैं। अगला है देखिए योजक चिन्ह, ठीक है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संयुक्त शब्द बनाया जाता है और उन्हें जोड़ने के लिए एक छोटा रेखा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, तो उस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है? तो जैसे उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है राम कृष्ण या जैसे लिखा माता-पिता, तो ये बीच में जो चिन्ह लगा है, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे मीठा, कड़वा, ये बीच में जो जो निशान लगा है, इसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। और राम और कृष्ण के बीच में जो चिन्ह लगा है, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे लिखा है 2023, 2024, तो ये बीच में जो चिन्ह लगा है, इसे ही हम कहते हैं योजक चिन्ह। चलिए अब हम समझते हैं विवरण चिन्ह के बारे में। तो देखिए विवरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना, सूची देना, व्याख्या करना या प्रभावपूर्ण ढंग से किसी बात की शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखिए उदाहरण समझिए, मुझे ये फल पसंद है। फिर हमने विवरण चिन्ह लगा दिया जैसे आम, केला, सेब और अंगूर। कारण स्पष्ट है, फिर विवरण चिन्ह वह समय पर नहीं पहुँचा। जैसे आप देखिए कोई भी परिभाषा लिखने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा परिभाषा आ गई, संज्ञा की परिभाषा आपको लिखना है।
तो आप देखिए पहले संज्ञा लिखते हैं और इसके बाद विवरण चिन्ह इस प्रकार लगा देते हैं। फिर इसके बाद आप संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है? तो यानी कोई भी अगर परिभाषा या कोई जानकारी आपको लिख कर देना है, तो उसके बाद देखिए क्या है, पहले उस शब्द को लिखिए, फिर विवरण चिन्ह दीजिए, फिर उस जानकारी को स्पष्ट रूप से लिखिए। चलिए अब आगे हम समझते हैं। क्या है देखिए हंस पद, ठीक है? जब लिखने में भूल से कोई शब्द या पदबंध छूट जाता है, तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। यानी कोई अगर आप लाइन लिख रहे हैं, उसमें कोई शब्द ऐसा है जो छूट गया है, ठीक है? तो उसको लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए जैसे देखिए लिखा है एक राजा दशरथ के पुत्र थे। अब इसमें एक चीज़ छूट गई है। तो देखिए हम हंस पद यहाँ पर लगाएँगे क्योंकि यहाँ पर छूटा है ना, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यानी 4 अगर छूट गया है तो हमने हंस पद लगाया, ठीक है? उस शब्द को लिख दिया। तो आज की क्लास में हमने देखिए विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा। तो टोटल विराम चिन्ह हमने कितने पढ़े? 10। तो आपको बस यही 10 आपको याद करना है क्योंकि इसी में से आपको 4 या 5 पूछे जाएँगे या किसी एक विशेष का नाम दे देगा, बस उसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी। ठीक है? इसके अलावा इसके बाहर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है और इससे देखिए प्रश्न 100% आएगा ज़रूर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।